नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि भू राजस्व के तौर पर धन की वसूली से संबंधित विधिक प्रक्रिया को, यानी जैसे लगान की वसूली होती है वैसे अन्य धन की वसूली से संबंधित विधिक प्रक्रिया क्या है और लगान से संबंधित वसूली से विधिक प्रक्रिया क्या है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अगर किसी के पास 1.26 हेक्टेयर यानी 3.125 एकड़ से ज़्यादा कृषियोग्य भूमि अगर है तो उसे भू राजस्व यानी जिसे लगान भी कहते हैं देना पड़ता है, जिसकी वसूली से संबंधित प्रक्रिया के प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के चैप्टर 12 में दिए गए हैं। और यदि राज्य सरकार ने अपने धन की वसूली के लिए या अन्य किसी विभाग बैंक के धन की वसूली के लिए या कोई टैक्स जैसे नगर पंचायत का, नगर निगम का, पंचायत टैक्स या अन्य प्रकार की वसूली के लिए प्रावधान किया है कि उसकी वसूली लगान की तरह की जाए यानी भू राजस्व की भांति हो, तो भी अध्याय 12 के ही प्रावधान लागू होंगे। देखेंगे, अध्याय 12 की धारा 163 में भू राजस्व प्रथम भार होगा। किसी जोत का यानी जो होल्डिंग जो कृषियोग्य भूमि है का निर्धारित भू राजस्व यानी लगान ऐसी जोत पर यानी होल्डिंग पर जो आपके पास है उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान लाभ या उपज पर भी प्रथम भार होगा, यानी लगान उस पर भार होगा। अब इसका नियम 2 कहता है 163 का कि भू राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के संबंध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जाएगी। यानी इसमें 2 रिकवरी प्रोसेस है, एक तो है लगान का, दूसरा यदि राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि इस धन की वसूली भू राजस्व के वास्ते हो तो भी अध्याय 12 के ही प्रावधान लागू होंगे। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, तो धारा 169 यानी 169 के अनुसार रिट ऑफ डिमांड यानी मांग पत्र जारी होता है कि जैसे ही भू राजस्व की बकाया देय हो, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं यानी लगान भी है और लगान की तरह वसूल की जाने वाली अन्य धनराशि भी है, वैसे ही तहसीलदार डिफाल्टर के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा उपस्थित होने यानी साइटेशन, इसको साइटेशन भी कहते हैं, या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी। धारा 170 में वसूली से संबंधित प्रक्रिया दी गई है कि मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान न किए गए भू राजस्व की बकाये निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात का के अनुसार व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके यानी डिफाल्टर की गिरफ्तारी, उसे अरेस्ट करके, उसकी जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें कृषि उपज भी शामिल है यानी फसलें भी है, कुर्की और विक्रय करके, व्यतिक्रम के किसी बैंक खाते या लाकर की कुर्की करके, ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो कुर्की करके, ऐसी भूमि को जिसके संबंध में बकाया देय हो पट्टे पर देकर यानी लीज या उसकी बिक्री करके यानी सेल कर दी जाएगी। व्यतिक्रमी यानी डिफाल्टर की किसी अन्य अस्थावर यानी इमोवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की करके या बिक्री करके, व्यतिक्रमी की किसी अस्थावर या जंगम संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करके इस प्रकार से की जा सकती है। अब धारा 170 के नियम 2 के अनुसार देखिए कि भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि यानी वो उसमें वो धनराशि आ जाती है किंतु जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय ना हो,
धारा के अधीन व्यतिक्रमी यानी डिफाल्टर की किसी स्थावर संपत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है जिसका वह भूमिधर है से आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है। यानी ये प्रावधान उसकी भूमि पर लागू हो जाएंगे, चाहे उसकी भूमि पर उसका बकाया हो या ना हो। अब धारा 170 में जो प्रक्रिया वर्णित की गई उससे विस्तृत प्रावधान धारा 171 से दिए गए हैं। जैसे गिरफ्तारी और निरोध की प्रक्रिया क्या है, यह धारा 171 में कि कौन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कितने दिन तक गिरफ्तार रखा जाएगा, इसका वर्णन दिया गया है। धारा 171 के नियम 5 के अनुसार आप देखेंगे कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब वसूली के लिए धनराशि 50,000 रुपये से अधिक हो। यानी 50,000 रुपये से अगर कम है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। धारा 172 में विस्तृत विवरण दिया गया है कि जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री कैसे की जाएगी। उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है कुर्की और बिक्री कर सकता है। कौन कौन इससे छूट प्राप्त है इसका भी वर्णन दिया गया है। अब धारा 173 में प्रक्रिया दी गई है कि व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की कुर्की कैसे होगी। धारा 174 में जोत की कुर्की यानी जो होल्डिंग है यानी जो कृषि योग्य भूमि है कि उसकी कुर्की कैसे की जाएगी, यानी अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग कैसे होगी। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि यानी डीएम जिसको किसी ऐसी भूमि को जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया दे हो कुर्की कर सकता है। फिर जोत का पट्टा कैसे होगा, ये धारा 175 में दिया गया, उससे भी वसूली हो सकती है। धारा 176 के अनुसार होल्डिंग की बिक्री की जा सकती है। जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गई भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार ना हो या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है वहां कलेक्टर ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके भाग को विहित रूप से बेच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है। यानी जो बकाया धनराशि है उसमें विक्रय से जो मूल्य आएगा उसकी कटौती की जाएगी। कलेक्टर उपधारा के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा। अब धारा 177 के अनुसार अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की और बिक्री के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। यानी जो जोत नहीं है, होल्डिंग नहीं है, तत्समय पर्वत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कलेक्टर भू राजस्व की किसी बकाया को ऐसे डिफाल्टर की किसी अन्य स्थावर संपत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री करके वसूली कर सकता है। परंतु यह कि किसी कृषक का मकान या अन्य मकान उसकी सामग्री एवं स्थल सहित और उसमें एकदम संलग्न भूमि जो उसके द्वारा अध्यासित हो इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगी। धारा 178 में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। धारा 179 कहती है कि वसूली की प्रक्रिया इस अध्याय के अनुसार भू राजस्व या भू राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देय को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसे विहित की जाएगा। यानी इससे संबंधित कौन सा फॉर्म जारी होगा, कौन सा नहीं होगा, मांग पत्र कैसे जारी होगा, इसके प्रावधान इसकी नियमावली में दिए गए हैं, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर धारा 181 इसकी कहती है कि विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई। यदि इस अध्याय के अधीन बकाया की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी समय बाकीदार यानी जो डिफाल्टर है की मृत्यु हो जाए तो बाकीदार के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई गिरफ्तारी और निरोध के सिवाय प्रारंभ की जा सकेगी या चालू रखी जा सकेगी मानो विधिक प्रतिनिधि स्वयं बाकीदार हो, यानी उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है। अब धारा 182 से अस्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मित्रों, वसूली से संबंधित यानी भू राजस्व और भू राजस्व की भांति वसूली योग्य धन से संबंधित प्रक्रिया को हमने विस्तृत रूप से समझा जो अध्याय 12 में दी गई है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसमें अपील वगैरह का भी प्रावधान दिया गया है जो आयुक्त को की जाती है, जिसे मंडलायुक्त भी कहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।